मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। धीमी रफ्तार पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट एक पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, जिस पर जल्द काम पूरा कर लिया जाएगा। मेट्रो पर हो रही सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। मेट्रो पर अनलिमिटेड सियासत, धीमी रफ्तार पर विपक्ष का सवाल। 5 साल देरी से चल रहा काम, अब 2027 का रखा टारगेट। एक भी रूट पर शुरू नहीं हुई मेट्रो, बीजेपी ने प्लानिंग को बताया परफेक्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समत्व भवन में इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। बैठक में विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री एल प्रतिमा बागरी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से उपयोगी होगी। इससे संबंधित विजिबिलिटी की भी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा मिलेगी। 2027 तक ही संपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा होगा। इससे 2031 तक 4.5 लाख लोग रोजाना मेट्रो में ट्रेवल करेंगे। अब तक क्या हुआ? मेट्रो प्रोजेक्ट को 2018 में मंजूरी मिली थी। इसका पूरा 2022 में होना था। अब मार्च 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा। 5 साल की देरी से लागत में वृद्धि हुई। अब तक मेट्रो का एक भी रूट चालू नहीं हुआ। अब उज्जैन से कनेक्ट होगी मेट्रो। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन राजनीति करती है। किसी भी काम को कराने के लिए एक पूरी प्लानिंग होती है, इसकी कार्य योजना तैयार होती है। इसी प्लानिंग के तहत सरकार मेट्रो का काम कर रही है। जल्द ही मेट्रो की सुविधा आम जनता को मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। जितने भी जनता से जुड़े विकास कार्य है, उन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा। जनता से फीडबैक लेकर ही संकल्प पत्र तैयार किया गया था और सरकार उस पर भी काम कर रही है। कई वादों को पूरा भी किया गया। आगे भी विकास की गति को तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तमाम जितने भी अपने कार्यक्रम लेकर के आती है, उनकी एक कार्य योजना और एक अवधि निर्धारित करती है और उस पर पूरी गति के साथ आगे बढ़ने का काम किया जाता है। कई बार चुनावों की वजह से प्रक्रिया लंबित भी हो जाए, लेकिन उसको सुनिश्चित किया जाता है कि जल्द ही पूर्ण कर लिया जाए। मेट्रो भी हमारी सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से। हमने मध्य प्रदेश में मेट्रो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके बता दिया कि मध्य प्रदेश ने विगत कुछ दशकों में किस प्रकार की प्रगति और उन्नति हासिल की है। एक वैश्विक स्तर का मेट्रो हमारी राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में आ रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर किस प्रकार के कार्य हमने किए हैं। इस प्रकार से अनेकों हमारी मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। मेट्रो भी हम पूर्ण करेंगे। कांग्रेस जो अपने शासनकाल में न सड़कों का निर्माण कर पाई, न कभी ऐसा कोई आधुनिकीकरण का प्रयास किया, वह इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी खींच को प्रदर्शित कर रही है। मेट्रो की रफ्तार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि जनता का परिवहन सुधरे। सरकार को मेट्रो की चिंता नहीं है। मेट्रो प्रोजेक्ट में सरकार ने अधिकारियों की गलत नियुक्ति की थी। इसके चलते भी मेट्रो की रफ्तार धीमी हुई। उन्होंने मेट्रो का श्रेय कमलनाथ सरकार को दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ है। उनके नेतृत्व में ही मेट्रो का काम तेजी से हुआ था। रेलवे के अफसरों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब किसी भी अधिकारी को मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा रही है। मेट्रो का प्रोजेक्ट तो राम राम करके चालू हो गया, इसलिए कि कमलनाथ जी ने उसमें रुचि ले ली। ये तो 2009 से उस पर अंडे तल रहे हैं। समीक्षा ही करते रहेंगे और उस पर समीक्षा के बाद एक प्रति समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फिर भोजन होगा, फिर विश्राम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में मेट्रो प्रोजेक्ट में हो रही
देरी को लेकर भी उसने सरकार को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी इसे अपने परफेक्ट प्लानिंग का हिस्सा बता रही है। मेट्रो पर सियासत अनलिमिटेड हो गई। विपक्ष का जवाब सरकार और भाजपा मिलकर दे रही है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि मेट्रो की सौगात आम जनता को कब मिलेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब राम के बाद कृष्ण नाम पर भी सियासत शुरू हो गई। मोहन सरकार के कृष्ण गमन पथ के ऐलान के बाद कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी इसे धार्मिक पर्यटन और विरासत से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को भगवान का व्यापारी बताया। देखिए भोपाल से हमारी खास रिपोर्ट। MP में राम के बाद कृष्ण पर सियासत। मोहन सरकार बनाएगी कृष्ण गमन पथ। कृष्ण गमन पथ का केंद्र होगा उज्जैन। कांग्रेस ने बीजेपी को भगवान का बताया व्यापारी। बीजेपी ने धर्म को विकास से जुड़कर बताया। बीजेपी सरकार राम वन गमन पथ पर काम कर रही है। अब सरकार ने कृष्ण गमन पथ पर काम करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों के विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उनके निर्देश के अनुसार प्रदेश में गीता जयंती पर गीता महोत्सव बनाया जाएगा। साथ ही मानस जयंती भी मनाई जाएगी। भोपाल समेत प्रदेश की सीमा पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर प्रवेश द्वार का निर्माण होगा। सरकार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों का चिन्हित कर उनका विकास कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मोहन सरकार को महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। गरीब की थाली से दाल चावल गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त बीजेपी को भगवान ने अयोध्या समेत हर धार्मिक नगरी में सबक सिखाया है। बीजेपी भगवान के व्यापारी बन रहे हैं, जबकि उन्हें भक्त बनना चाहिए। सरकार जो चाहे करे, जनता ने उनको चुना है, वो जो चाहे करे, बिल्कुल जहाँ चाहे जैसा चाहे काम कर दे। हम लोगों को इसमें क्या आपत्ति, मगर कम से कम इतना काम जरूर करे कि गरीबों का एक पेड़ उनकी थाली से दाल गायब हो गई, उनकी थाली से चावल गायब हो गया, टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है, थोड़ा इसका भी ख्याल करें तो गरीबों का पेट भरता रहे। भगवान कृष्ण और राम ही तो जो है जनता के जो है असली देवता है। वो ही तो कह रहे हैं मोहन यादव जी से कि भैया पहले जो है थाली सस्ती करो, तब जो है हमारी सेवा करना। ये जो है जो रिजल्ट आया है अयोध्या में, रामटेक में, रामेश्वरम में, चित्रकूट में, भगवान राम ने जो है उनको लगाई है एक लताड़, तो नीचे चित्त हो गए। मोहन सरकार ने अब तक क्या किया? सरकार ने भगवान राम और कृष्ण से जुड़े प्रदेश के स्थलों के विकास कार्य की कार्य योजना तैयार की। राम की प्रदेश में यात्रा वाले स्थान, लंका विजय के बाद अयोध्या जाने वाले मार्ग को चिन्हित किया। चिन्हित स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। बजट की स्वीकृति देने के साथ उनको विकसित करने तुरंत निर्देश जारी किए गए। राम की जहां 11 वर्ष चित्रकूट धाम में गुजरे हैं, उसके प्राधिकरण की सक्रियता के आधार पर कलेक्टर को चार्ज लेने के निर्देश दिए गए। मोहन सरकार ने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रदेश के स्थलों के विकास कार्य की कार्य योजना तैयार की है। इस योजना के तहत भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की है और लंका विजय के पश्चात अयोध्या जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को चिन्हित करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार लगातार उन प्रत्येक स्थान पर और भगवान की लीलाएं जहां हुई है, जहां उनके चरण पड़े, उन सब स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धर्म और विरासत के क्षेत्र में कुछ नहीं किया।
बीजेपी इन सेक्टर में काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, सबसे समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जब भी कोई धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ विषय आगे उठाया जाता है तो इसी प्रकार से उसमें विघ्न संतोष उत्पन्न करके अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकताओं में सदैव ही विकास और विरासत समानांतर रूप से रही हैं। हमने सुनिश्चित किया कि पूरे देश में जितने भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं उनका कायाकल्प हो, आधुनिकीकरण हो और वहाँ पर भक्तों की सहूलियत के हिसाब से उन स्थलों का पुनर्निर्माण किया जा सके। और स्वाभाविक तौर पर राम वनगमन पथ की बात हो या मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कृष्ण जी से जुड़े हुए स्थल हैं उनके पुनर्निर्माण की बात हो, इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों बार स्पष्ट किया है कि यह देश यदुबर और रघुबर का है, उनकी परंपरा को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और स्वाभाविक तौर पर जितने भी इस प्रकार के तीर्थ स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उस दिशा में हमारी सरकार बहुत गतिशीलता के साथ आगे बढ़ेगी और अपने तमाम सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की धरोहर का सम्मान करेगी। राम वन गमन पथ पर सियासत का दौर अभी खत्म नहीं है कि अब कृष्ण गमन पथ पर सियासत तेज हो गई है। सरकार ने इस तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया। सरकार राम वन गमन पथ की तरह कृष्ण गमन पथ को भी विकसित कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भगवान के नाम पर सरकार मूल मुद्दों से जनता को भटका रही है। बीजेपी जरूर इसे विरासत और धार्मिक भावना से जोड़ते हुए जनता के हित में इसे बड़ा फैसला करार दे रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। केंद्र के पेपर लीक को रोकने के लिए बने कानून पर अब MP में सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में क्यों मच रहा है इस पर सियासी बवाल। केंद्र के कानून पर MP में सियासत। एंट्री पेपर लीक कानून पर सियासी बवाल। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। NTA के चेयरमैन पर कार्रवाई करने की मांग। बीजेपी ने विपक्ष पर किया पलटवार। देश में पेपर लीक पर मचे बवाल पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इस पर सरकार सख्त है। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। इस कानून में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है। क्या है एंटी पेपर लीक कानून? राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी थी। 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। इस कानून में UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA की परीक्षाएं शामिल होगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। MP बीजेपी ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि इस तरह कानून से गड़बड़ी में रोक लगेगी। उन्होंने सरकार के तंज पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। युवाओं को भटकाने का काम किया जा रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जो छात्रों के हित में है। कानून लागू होने के बाद अब पेपर लीक की संभावनाएं खत्म होगी।
पेपर लीक एक बेहद गंभीर विषय है। इसमें सामने आया कि कई सारे रैकेट जुड़े हुए हैं जो लगातार गिरोह बना करके सक्रियता के साथ इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसमें व्यापक तौर पर छात्रों का हित प्रभावित हो रहा था। कई कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी बहुत ज़्यादा गति देखने को मिली, कई जगह पर और भी गड़बड़ियां सामने आई। तो इन तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने एक सराहनीय निर्णय लिया कि एक एजेंसी बना दी जाए जो और एक कानून बना दिया जाए जिसके माध्यम से इस प्रकार के तत्वों के ऊपर कार्रवाई का शिकंजा कसा जा सके। और उसी मनोवृत्ति के साथ हम इस प्रकार के निर्णय को ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को विचार तो यह करना चाहिए कि जब एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया ये पूरा लीक वाला एक कानून बनाने का, तो कांग्रेस को उसमें समर्थन देना चाहिए, छात्रों के हित में उनको सुझाव देने चाहिए। लेकिन अपनी नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इन तमाम विषयों में कांग्रेस की अभी भी वही मानसिकता है, वह छात्रों के भविष्य का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। एनटीपी पर लीक कानून बनाने के बीच अब CSIR UGC की परीक्षा भी टल गई है। CSIR UGC नेट 25 जून से होनी थी। इस परीक्षा के लिए 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। इस परीक्षा के जरिए स्टूडेंट्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के पात्र होते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जरूरी परिस्थितियां और लॉजिस्टिक इशू बताकर परीक्षा स्थगित करने का हवाला दिया। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की 12 जून को होने वाली परीक्षा और UGC नेट की होने वाली 18 जून की परीक्षा को भी रद्द किया गया था। MP में सियासी बवाल के बीच इस कानून पर प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस आदमी ने MPPSC में गड़बड़ी की उसे NTA का चेयरमैन बना दिया। सरकार ने उसे कई जिम्मेदारी दी। उनका आरोप है कि चेयरमैन को सरकार का संरक्षण है। कानून बना है तो चेयरमैन को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट हुआ था 2006 में 7 में ये व्यापम का। उस पायलट प्रोजेक्ट के बाद ऐसी कोई परीक्षा है जो लीक नहीं हुई हो। और जो भ्रष्टाचारी था, जो ये परीक्षाएं लीक करवाता था PSC में बैठ के, उसी आदमी को आपने जो है छत्तीसगढ़ PSC का चेयरमैन बना दिया। उसी आदमी को अब जो है आपने नीट का चेयरमैन बना दिया। उसी आदमी को जांच सौंप दी। इसका मतलब है कि संघ और BJP इसमें शामिल हैं। वो खुद ही भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश में पकड़ी गई। CBI के लोग जेल गए, CBI के लोग गिरफ्तार हुए। तो अब तो ये है कि एक तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी नियुक्त कर रही मध्य प्रदेश सरकार, दूसरी परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जासूसी करने के लिए एजेंसी स्थापित कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। फिर एक जासूसी करने वाली संस्था सही जासूसी कर रही है, पैसे खा रही है, इसके लिए तीसरी एजेंसी बनानी पड़ेगी। केंद्र की कानून को लेकर MP में शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष इस मामले को अब उपचुनाव में भी सियासी तौर पर उठा रहा है। अमरवाड़ा में होने जा रहे उपचुनाव में BJP राष्ट्रीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है, तो इस मुद्दे पर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जनता ने छिंदवाड़ा में कमल का साथ छोड़कर BJP का साथ दिया। माहौल BJP के पक्ष में है और BJP इसी माहौल में जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष भी अपनी बदलती रणनीति के तहत BJP को मात देने की कोशिश कर रहा है। मनोज राठौर, PSTV भोपाल। ब्रजमोहन अग्रवाल के विधायकी से इस्तीफा देने के बाद अब रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की आहट है। जल्द ही रायपुर दक्षिण सीट पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर BJP और कांग्रेस दोनों पार्टियों में रस्साकसी शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों में अब दावेदार तलाशना भी शुरू कर दिए गए हैं, तो वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट, जिसे BJP के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब ये सीट खाली हो चुकी है। 35 सालों से ज्यादा समय तक विधायक रहने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल 17 जून को विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक नहीं बल्कि रायपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। जिस रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। इसलिए कांग्रेस हो या BJP, दोनों ही पार्टियों की नजर इस विधानसभा सीट को जीतने पर है। चलिए अब बात करते हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का इतिहास
साल 2000 यानी कि राज्य गठन के पहले पूरा रायपुर केवल एक विधानसभा सीट थी। तब भी बृजमोहन अग्रवाल का दबदबा था। अविभाजित मध्य प्रदेश से ही विधायक रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। 1993-98 में भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वो लगातार 5 बार विधायक बने। 2003, 2008, 2013, 2018, 2023 में भी चुनाव जीते। 2024 में बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा में उम्मीदवार बनाया गया। नतीजा ये रहा कि बृजमोहन अग्रवाल 5,75,000 से ज्यादा मतों से जीते। बड़ी बात इससे ये भी है कि देश में सबसे बड़ी 9वीं जीत हासिल की। अब क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, तो दक्षिण विधानसभा सीट में किसी और नेता को जगह लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए नेता अपनी अपनी फील्डिंग जमा रहे हैं, मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इन मजबूत दावेदारों में कौन कहां से दावेदारी ठोक रहा है। बीजेपी की तरफ से फिलहाल कई नामों की चर्चा है। इनमें सुभाष तिवारी, सुनील सोनी और केदारनाथ गुप्ता के नाम पर चर्चा है। कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारों की कतार है। प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल और सन्नी अग्रवाल के नाम की चर्चा है। फिलहाल प्रत्याशी के नाम के ऐलान तो उपचुनाव की घोषणा के साथ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कांग्रेस में जीत के दावे शुरू हो चुके हैं। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेश मूणत ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता भी इस सीट से जीत जाएगा। वहीं कांग्रेस जीतने के दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसको लड़ा ले। कई लोग तो पहले ही पलायन कर चुके, और जो सबसे बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, आ जाए दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसको पटक नहीं देगा। ये तो हमेशा अहंकार की भाषा बोलते हैं और अभी बोल रहे हैं। इतने अहंकार से भरा नहीं होना चाहिए। आज उनके अहंकार का परिणाम क्या हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे दिया है। ये लोग बड़े 400 पार की दावा करते थे, 300 तक भी नहीं पहुंच पाए। अपने बलबूते में भारतीय जनता पार्टी सरकार भी नहीं बना पाई है। एक निश्चित मुंह से दावा करते हैं। इस तरह से घमंड और अहंकार की बातें न करें, जनता उनको धूल चटा देगी। इस तरह से अहंकार को जनता कभी पसंद नहीं करती है। सियासी समीकरण और इतिहास में नजर डाले तो ये बात बिल्कुल सच है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि अब लगातार 8 बार के विधायक इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं इस सीट को लेकर पूरी ताकत दोनों ही प्रमुख पार्टियां लगाएंगी। अब जब चुनाव होंगे तो उसके नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी बृजमोहन के बाद भी इस सीट पर पताका लहरा पाती है या कांग्रेस इस सीट पर अपना कब्जा जमाती है। राजधानी रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज में भगवान श्री राम और कृष्ण की जीवनी पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासी पारा तेज हो गया। हालांकि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में श्री राम और कृष्ण की जीवनी बढ़ना की बात कही थी। अब मोहन सरकार संकल्प पत्र के तमाम बिंदुओं को एक एक कर पूरा करते दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राम वनगमन पथ के बाद अब MP में कृष्ण पाथे को प्रमुखता से सरकारी स्तर पर चिन्हित किया जाएगा। भगवान कृष्ण के चरण MP में जहां जहां भी पड़े हैं और जहां से भी उनका संबंध रहा है, उन इलाकों को सरकार वरीयता से लोगों के सामने लाएगी और विकसित भी करेगी। कान्हा संदीपनी आश्रम आए थे अध्ययन के लिए। MP में ही उन्हें सुदर्शन चक्र मिला था। MP से ही उन्होंने रुक्मणी जी का हरण और फिर वरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन स्थानों के लिए एक विधिवत कार्य योजना तैयार की है और उन्हें विकसित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका जीवन व्रत और उससे जुड़ी बातें पाठ्यक्रम में भी शामिल की जाएंगी, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो भी इन्हें पढ़ सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था।
हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। जाहिर है कि धर्म से जुड़ा कोई मसला यदि सरकार के एजेंडे में आता है तो सबसे पहले उसका बिटवीन द लाइन तलाशने का काम शुरू करती है कांग्रेस। आज कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की भ्रकुटी सरकार के इस निर्णय पर टेढ़ी हुई। दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने फौरन प्रतिक्रिया दी, जिसके भाव ये थे कि श्री राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि गुरु नानक, जीसस और क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस जानती है कि सीधे टिप्पणी उसके सनातन विरोधी चेहरे को सामने ला सकती है, लिहाजा उसके विरोध में कुछ और धर्मों के आवरण भी छिपा लेती है ताकि सर्वधर्म समभाव का विचार जनता के सामने दिख सके। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे आदर्श। मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए। अब मैं कहूंगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसका स्वागत करें। हालांकि यदि हमारी धरती पर भगवान की लीलाओं के प्रमाण हैं और सरकार उस महिमा को जनता के ध्यानार्थ लाना चाहती है तो ये विरोध की नहीं, गौरव की बात है। हर सूबे का व्यक्ति इस बात पर इतराता है कि उनके यहाँ किन किन भगवानों की लीलाएं हुई हैं, तो भला हमको क्यों नहीं गौरव करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। फिलहाल बात सियासत पर इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।